श्रीमान विजय कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना विषय रखें। श्रीमान विजय कुमार जी। थी मेजर जनरल असीम कोहली जी, आज की इस गोष्ठी के वरिष्ठ अतिथि श्री एएस गुलाटी जी, साथी वक्ता डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी, इस विभाग के माननीय संघ चालक श्री जयकिशन जी, इस महानगर के माननीय संघ चालक श्री उमेश कुमार जी, उपस्थित महानुभाव एवं मातृशक्ति, विषय आपके सामने रखूं उससे पहले दो बिंदु स्पर्श करता हूं। लगभग 25 मिनट में संघ की 100 वर्ष की यात्रा बताना और समझना ये बहुत कठिन है, या यूं कहें असंभव सा लगता है। दूसरा बिंदु विषय रखने से पहले ही आपके सम्मुख रखता हूं कि यदि कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ या भारतीय जनता पार्टी ऐसे संगठनों को सामने रखकर संघ समझने की कोशिश करेंगे तो निष्कर्ष गलत ही निकलेगा। संघ को समझना है तो इनसे हटकर समझना पड़ेगा। तो इस आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण 7 बिंदुओं में मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न करता हूं। नंबर 1, संघ समझना तो डॉक्टर हेडगेवार जी को भी जानना आवश्यक है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के गुण उनमें दिखते थे, यानी जन्मजात देशभक्त थे। विक्टोरिया के जन्मदिन पर मिठाई फेंकना, स्कूल में वंदे मातरम के गीत को लेकर आंदोलन चलाना, अपने गुरुजी के घर से सुरंग खोदकर जहां अंग्रेजों का झंडा किले पर है उसको सुरंग के माध्यम से उतार देंगे छोटे बालक होते हुए, ऐसे अनेक प्रसंग उनके जीवन के हम देख पाते हैं। बड़ी पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए योजना से, क्योंकि उन दिनों कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ रहा। वहां पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी करने लगे। तो क्रांतिकारियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल इंडिया की, जिसका नाम अनुशीलन समिति था, उसके कोर मेंबर बन गए, यानी यहां तक अग्रसर रहे। विदर्भ प्रदेश की जो कांग्रेस थी उसके प्रदेश स्तर के दायित्व पर थे, प्रदेश के चोटी के नेता थे कांग्रेस में। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था और आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 वर्ष का कारागार उनको हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता के लिए इन सब कार्यों को करते हुए वो अपने उस समय के समकक्ष सुभाष बाबू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल,
इन सबसे जब चर्चा करते थे तो एक चर्चा और करते थे कि भाई अंग्रेज को तो देश छोड़कर अब जाना ही पड़ेगा, लेकिन आजादी के बाद हमारा देश किस मार्ग पर चलेगा, किन सिद्धांतों पर चलेगा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा संक्षिप्त डॉक्टर साहब का मैंने आपके सामने जीवन उल्लेख किया। संघ स्थापना करने से पूर्व उन्होंने समाज का अध्ययन किया और उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, समाज कैसा था, तो 6 बिंदुओं में उसका उल्लेख कर सकते हैं। नंबर 1, आत्मविस्मृत समाज था, यानी समाज अपने आप को भूला हुआ था। अपनी श्रेष्ठताएं, अपने स्वाभिमान, अपनी परंपराएं, अपने पूर्वज, अपनी पद्धतियां, उन सबको कहने में लज्जा महसूस करता था। शून्य किसने दी, और वहां तक जब जाएंगे तो बहुत बड़ा विषय है कि गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, वो सब भूल चुका था। सामाजिक समरसता का अभाव था। इस आत्महीनता के कारण ही ऐसी बातें 1920 के आसपास से और 1925-30 तक सुनने को मिलती थी कि मुझे गधा कह लो, हिंदू मत कहो। हिंदू बाय एन एक्सीडेंट, यानी कोई हिंदूपन का, अपने पूर्वजों की परंपराओं का, अपनी संस्कृति का कोई स्वाभिमान नहीं। ऐसी स्थिति अपने समाज की थी। दूसरा बिंदु, आत्म केंद्रित समाज था। मेरे स्वार्थ पूरे होने चाहिए, नेशन फर्स्ट की भावना नहीं दिखती थी। एकाकी चलने का स्वभाव, मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार, आज भी दिखता है। इस बिंदु पर आज भी अगर अपने समाज का हम अध्ययन करेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग आज भी यही जी रहा है, मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार। समाज में अनुशासन और संगठन, इसका अभाव था। अनुशासन नहीं दिखता था, समाज संगठित नहीं था। शत्रु और मित्र, इसका विवेक समाज को नहीं था। उदाहरण, मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के खिलाफ लड़े, औरंगजेब के पक्ष में लड़े। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा, मोहम्मद गोरी के साथ था। कौन है, इसका विवेक दिखता नहीं था। देश, 5वां बिंदु उन्होंने निकाला, देशभक्ति की जो कल्पना थी वो प्रतिक्रियावादी थी। ऐसी कल्पना में हमारा समाज जीता था। राष्ट्रीयता की भ्रामक धारणा थी कि राष्ट्र कभी एक रहा ही नहीं। कारवां आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। ऐसी सब अध्ययन करने के बाद डॉक्टर जी ने यह विचार किया कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि भारत का गौरव तो बहुत वैभवशाली है। उस वैभव को देखकर, उस सोने की चिड़िया को देखकर ही तो शक, हुन, मुगल, इस्लाम, फ्रेंच, डच इत्यादि भारत को लूटने की मानसिकता से यहां आए। भारत को लूटना था और इसीलिए मुगलों ने आक्रमण किया, लूटमार की, मां बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार, अत्याचार किया। अंग्रेजों ने व्यापार में लूटा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उन्होंने वेस्टर्न प्रभुत्व भारत में हो, इसलिए फॉल्स नरेटिव भारत में गढ़ने शुरू किए और उसका कुछ प्रारंभ वो पहले कर चुके थे। अंग्रेज ने भारत में मैकॉले नॉलेज सिस्टम 1835 में प्रारंभ किया।
उसके कारण हम विदेशी सोच वाले हो गए। हमारे इसको संस्कृति से हमें दूर कर दिया गया। हर दृष्टि से उस शिक्षा पद्धति ने हमें अपनी संस्कृति से हटाने के लिए प्रयत्न जारी रखा। और मैकाले एजुकेशन सिस्टम के कारण शिक्षा में असमानता आई। अंग्रेजी पर जोर देने के कारण अमीर, मिडिल क्लास, गरीब, ग्रामीण बच्चे, ये असमानता दिखने लगी। और मैकाले सिस्टम की शिक्षा पद्धति रट्टा आधारित रही है, तो रटते जाओ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन उसमें से गायब हो गया। और जॉब सेंट्रिक एजुकेशन, यानी केवल हम क्लर्क बनाएंगे भारत वालों को। डी नेशनलाइजेशन भारत का किया, डी सोशलाइजेशन भारत का किया, डी हिंदुआइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी किया। यह करते करते जब संघ की स्थापना करने का समय था, उस समय तक कुल मिलाकर पृष्ठभूमि समाज की ऐसी दिखती है। उस समय घोषणा की 3 बिंदुओं की। एक, भारत हिंदू राष्ट्र है, शक्ति द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होते हैं और संगठन में ही शक्ति है। और इस काम को प्रारंभ कर दिया सन 1925 में संघ प्रारंभ हो गया। अभी मैंने आपके सामने 2 बिंदु रखे, थोड़ा सा डॉक्टर साहब का और जब संघ शुरू हुआ उससे पहले की पृष्ठभूमि अपने देश की कैसी थी उसका उल्लेख किया। तीसरा, संघ को समझना है तो तीसरा बिंदु, संघ दूसरे संगठनों से बिल्कुल भिन्न है। इसके तौर तरीके, संघ का विकास भी अलग तरीके से हुआ है। बाकी संगठनों में कैसे है, पहले उसके नियम बनते हैं, फिर कौन अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री होगा, कैसे वो करेंगे, ये सब नियमावली बनती है, फिर जाकर काम शुरू होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा नहीं हुआ। संघ का काम अनोखा है, किसी से तुलना नहीं हो सकती, ऐसा काम है। काम शुरू कर दिया, बाकी सब चीजें ऐसा ऐसा इवॉल्व हुई। इसलिए संघ को समझना तो अलग दृष्टि चाहिए। बाकी संगठनों के आधार पर समझेंगे तो थोड़ा विचित्र होगा। चौथी बात हमको संघ के संदर्भ में जो आपके सामने मुझे रखनी है, वह है संघ का उद्देश्य। जब संघ प्रारंभ हुआ तब उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित कर भारत को स्वतंत्र करेंगे, क्योंकि तब हम प्रतंत्र थे, अंग्रेजों का शासन था। यहां से प्रारंभ हुआ, फिर आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए हिंदू समाज का संगठन कर अपने समाज को निर्दोष बनाते हुए भारत माता की जय करेंगे, जिससे विश्व का कल्याण होगा। फिर थोड़ा ऐसा उद्देश्य चल पड़ा। ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ, आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ, सामरिक दृष्टि से श्रेष्ठ, स्वावलंबन भारत के समाज में रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा श्रेष्ठ भारत बनाना, इस दृष्टि से संघ उद्देश्य लेकर चला। जो हिंदी का सा है उसके आधार पर 5-7 से शुरू होते हुए शब्द। पहला, स्वाभिमानी भारत, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति हमें स्वाभिमान चाहिए, ऐसा भारत बनाना है। शक्तिशाली भारत बनाना है, कोई हमारे ऊपर गलत दृष्टि उठाकर देख ना सके, हमारी सेनाएं ऐसी सशक्त चाहिए, ऐसा भारत। स्वावलंबी भारत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीजें रहती हैं ये सबको सुलभ रहनी चाहिए। चौथा, समरस भारत, ये जाति आधारित, अमीर गरीब आधारित, शहर गांव आधारित ये जो भेद हैं ये सब समाप्त होने चाहिए।
और 5वां सा है संस्कारित भारत। भारत कैसा संस्कारित था, तो भाई भाई का रिश्ता कैसे हो, ये भारत में प्रभु राम और उस समय हमें बताया गया। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें, संघ स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत, समरस भारत और संस्कारित भारत बनाना चाहता है। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं परम वैभवन्ने तुम्हें तस्राष्ट्रम, कि हे राष्ट्र, हम तुझे संसार का नंबर 1 देश बनाएंगे, उसके कारण विश्व का कल्याण होगा। और इस उद्देश्य को संघ प्राप्त कैसे करेगा? उसको प्राप्त करने का रोड मैप भी संघ ने सोचा कि समाज को एकजुट करना, समाज को निस्वार्थी बनाना, समाज का काम करने वाले लोग खड़े करना, समाज में अनुशासित लोग खड़े करना, समाज को शिष्टाचार। अभी संविधान के हमें अधिकार सबको ध्यान है, लेकिन संविधान में हमारे कर्तव्य भी बताए हैं, वो हमें ध्यान किसी को नहीं होते। कि अगर लाल बत्ती है तो देखते हैं, सामने वो चालान वाला खड़ा है तो रुकते हैं, नहीं तो हमारे कर्तव्य हैं एक नागरिक के, संविधान में दिए, अधिकार भी दिए, कर्तव्य भी दिए। ऐसे सब बातों को ध्यान में रखते हुए संघ पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है। आज भारत में लगभग 83,000 से अधिक संघ की शाखाएं हैं। उनमें से लगभग 50,000 शाखाएं ये विद्यार्थियों की हैं। कभी कभी होता ना, युवा नहीं आ रहा है। लगभग 60% शाखाएं तो विद्यार्थी शाखाएं हैं हमारी। उनमें से केवल 3,500 शाखाएं हैं जो 40 वर्ष से ऊपर वालों की। बाकी सब व्यवसायी कर्मचारी अप टू द एज ऑफ 40, वो भी एक युवा वर्ग है। ऐसा संघ का काम शाखाओं का अभी चल रहा है। इसके अलावा लगभग 32,000 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन है और 10,000 स्थानों पर संघ मंडली है और स्वयंसेवक लगभग 1,50,000 सेवा के काम इस देश में चलाते हैं। ये सरल नहीं रही, संघर्षों से भरी हुई यात्रा रही है। मोटे रूप में इस यात्रा को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है, 4 फेजेस। संघ के जो 100 इयर्स की यात्रा है, इसके 4 चरण हैं। पहला, सन 1925 से लगभग 1947 तक। इस कालखंड में संघ ने मुख्यतः व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण, संगठन, संगठन विस्तार, संगठन विस्तार, अपने कार्य पद्धतियों का विकास, इस कालखंड में संघ ने ऐसा किया। 47 का विभाजन आते आते कुछ संघ का काम देश भर में कुछ स्थानों पर हो गया और विभाजन के समय उधर से जो लोग आए, उनकी जो सहायता संघ के लोगों ने जितना उनका सामर्थ्य था की, उसको देखकर शाखाओं पर बाढ़ आने लग गई संख्या की, और संघ की शाखाओं पर 100 संख्या ऐसी दिखने लग गई। ये देखकर कुछ राजनेताओं को ऐसा लगा कि अरे इस गति से संघ बढ़ा तो कहीं ये हमारी गद्दियां ही तो नहीं छीन लेगा। जो पहला फेज था, इसको विद्वान लोग उपेक्षा का चरण बोलते हैं, कि संघ की उपेक्षा होती थी। पंजाबी भाषा में कहना हो, अरे गुंडे खुंडे की करन के 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले, इन्होंने की करना, उपेक्षा। लेकिन 47 तक कुछ करते हुए दिखे तो फिर एक वर्ग में विरोध शुरू हो गया संघ का। तो दूसरा कालखंड विरोध का कहा जाता है और ये चलता है लगभग 1948 से लेकर 1977 तक। इतना बड़ा कालखंड, ये दूसरा विरोध का कालखंड। और इस कालखंड में संघ अपना विस्तार करता रहा। व्यक्तियों द्वारा इतने संगठन हमको दिखते हैं, वो सब इस फेज में शुरू हुए। छोटे छोटे थे वो भी, एकदम बड़े नहीं हो गए। शुरुआत इस कालखंड में हुई और विरोध इतना हुआ इस कालखंड में
कि दो प्रतिबंध संघ को 1948 महात्मा जी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ को प्रतिबंधित किया गया, और जैसा 1984 में सिख बंधुओं के साथ अत्याचार हुआ था, लगभग वैसा अत्याचार महाराष्ट्र और उसके आसपास जो संघ के कार्यकर्ता थे उनके साथ हुआ। उनके घर जलाए गए, उनको मारा पीटा गया, कईयों का हत्या की गई। लगभग वैसा ही दृश्य था। और फिर 1975 का प्रतिबंध, ये दूसरा कालखंड रहा। फिर इसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ 1978 से 2000, लगभग 2007। व्यवस्था परिवर्तन हेतु संगठन जो चरण 2 में शुरू हुए थे, उनको मजबूत करते करते, सशक्त करते करते अनेक संगठन नंबर 1 के संगठन बन गए। और साथ ही नई आउटरीच बढ़ाने के लिए संघ ने अपने नए काम शुरू किए। सेवा विभाग का काम, प्रचार विभाग का काम, संपर्क विभाग का काम, ये इसी कालखंड में संघ ने प्रारंभ किया। और फिर इस तीसरे कालखंड को हम मौन स्वीकृति का कालखंड कहते हैं। यानी पहला कालखंड उपेक्षा का, दूसरा विरोध का, तीसरा मौन स्वीकृति का। समाज मौन था लेकिन साथ नहीं आता था। लेकिन 2007 के बाद अनुकूलता का कालखंड चला। समाज भी संघ के साथ जुड़कर काम करने के लिए अग्रसर हो गया। समाज परिवर्तन की अनेक गतिविधियां इस कालखंड में शुरू हो गई। इन 4 चरणों में ये जो यात्रा चली, शून्य से सृष्टि बन गई। यानी जब 1925 में शुरू हुआ तब शून्य था, अभी बहुत बड़ी सृष्टि बनी है। और यह जो विस्तार और सृष्टि बनी है, यह किसी की कृपा पर नहीं बनी, किसी शासन प्रशासन के सहयोग से नहीं बनी। ये केवल संघ कार्यकर्ताओं के परिश्रम, त्याग और बलिदान से बनी है। और साथ ही जो समाज ने लगातार संघ का समर्थन बनाए रखा, बहुत बड़ा समर्थन आप जैसे समाज के प्रभावी लोगों का संघ के विचार के साथ है, उसके कारण, और वो ऊपर जो शक्ति बैठी है, सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर, उनके आशीर्वाद से संघ उस शून्य से लेकर यहां तक पहुंचा है। इन सारी यात्रा के चलते हुए संघ के द्वारा या संघ के स्वयंसेवक मुख्यतः 3 प्रकार से काम कर रहे हैं। नंबर 1, व्यक्ति परिवर्तन, जिसको हम संघ में व्यक्ति निर्माण बोलते हैं। यानी व्यक्ति में परिवर्तन करना, समाज के लिए सक्रिय रहे ऐसा व्यक्ति तैयार करना, निस्वार्थी हो, अनुशासित हो, सेवा भावी हो, संस्कारित हो, ऐसे कार्यकर्ता गढ़ना। ये काम हम शाखा पर जो शाखा लगती है दैनंदिन की, उसमें करते हैं। संघ का काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है। चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कोई प्रसिद्धि के पीछे संघ नहीं भागता है। विचार की प्रसिद्धि हो, उस विषय की प्रसिद्धि हो, इतना तो करते हैं। कार्यकर्ताओं की, व्यक्तियों की प्रसिद्धि हो, ऐसा संघ नहीं करता है। कुल मिलाकर संघ व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति परिवर्तन के काम को करता है और समाज जागरण का काम करता है। संघ का काम बस इतना ही। उससे आगे जो काम है दूसरा, व्यक्ति निर्माण के बाद, व्यक्ति परिवर्तन के बाद, वह है व्यवस्थापन का काम। स्वयं सेवक, ये जो विविध संगठन हैं, लगभग 35 संगठन अखिल भारतीय स्तर पर हैं, और अगर प्रांतों में जोड़ दें तो शायद 500 से ज्यादा संगठन स्वयंसेवक चलाते हैं। इनके माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का काम होता है। और तीसरा काम है समाज परिवर्तन, यानी व्यक्ति परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, समाज परिवर्तन। अगले चरण में 5 विषय और हैं
इनमें से 3 और 2 और जोड़ते हुए ऐसा पंच परिवर्तन का काम, इसका भी आग्रह संघ ने करना शुरू किया है। उसके संदर्भ में विस्तार से हमें श्रीमान देव जी बताएंगे। तो इस 100 वर्ष की यात्रा का संक्षिप्त विवरण, यानी डॉक्टर साहब की कैसी जीवन था, फिर जब संघ शुरू हुआ दूसरा नंबर उस समय स्थिति क्या थी, ऐसा एक संक्षिप्त सा विवरण आपके सामने रखते हुए अपने 4 शब्द पूर्ण करता